मैं डॉक्टर ममता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड, आज अपना व्याख्यान बीए पार्ट थर्ड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले हम प्लेटो के बारे में समझेंगे। प्लेटो कौन थे, प्लेटो के क्या थॉट्स थे। इससे पहले हमें ये बताना होगा कि किसी भी थिंकर के विचार उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर ही बनते हैं। इसे सबसे पहले हम प्लेटो का परिचय देखें। प्लेटो का जन्म 428 ईस्वी पूर्व प्राचीन यूनान के एथेंस नामक नगर राज्य में हुआ था। उसका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लिस था, किंतु उसे प्रसिद्धि प्लेटो के रूप में ही प्राप्त हुई, जो उसका उपनाम मात्र था। प्लेटो तत्कालीन यूनान के कुलीन वर्ग से संबंधित था। यद्यपि युवावस्था में प्लेटो एथेंस की राजनीति में भाग लेने की महत्वाकांक्षा रखता था, किंतु जिस ढंग से राजनीतिक घटनाक्रम को घटते हुए देखा, उसके परिणाम स्वरूप प्लेटो ने व्यवहारिक राजनीति के स्थान पर दर्शन शास्त्र की शरण लेना उचित समझा। प्लेटो ने स्पार्टा द्वारा एथेंस की पराजय देखी, एथेंस से अल्पवर्गीय निरंकुश शासन देखा। तत्पश्चात उसने ऐसे लोकतंत्र की स्थापना भी देखी जिसके प्रमुख शासक ने मिथ्या आरोप लगाकर सुकरात जैसे महान दार्शनिक को मृत्युदंड की सजा दी गई। इस दुर्घटना ने प्लेटो के हृदय में व्यवहारिक राजनीति के प्रति वैराग्य की भावना पैदा कर दी और वह अपने गुरु सुकरात की दार्शनिक चिंतन परंपरा का अनुसरण करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजनीति जीवन में कष्टों का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि राज्य के शासक दार्शनिक नहीं बन जाए अथवा दार्शनिकों को ही शासक नहीं बना दिया जाए। अपने उपयुक्त विचार के समर्थन में प्लेटो ने कई ग्रंथों की स्थापना की। द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, क्रीटो, अपोलोजी एंड प्रोटोगोरस। सबसे पहले रिपब्लिक में उसने अपने विचारों के प्रसार, दार्शनिक शासक के प्रशिक्षण तथा सत्य की खोज के लिए उसने एक अकादमी की स्थापना की, किंतु इसमें वह असफल रहा। तत्पश्चात प्लेटो ने दार्शनिक शासक की अवधारणा को त्याग दिया और उसके स्थान पर एक ऐसे आदर्श राज्य की धारणा स्वीकार की जो सार्वजनिक हित के लिए राजनीति की कला का प्रयोग करने में समर्थ हो। इस उद्देश्य से उसने द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ लिखा, किंतु कुछ समय बाद उसने ये अनुभव किया कि वास्तविक जीवन में ऐसे आदर्श शासक का मिलना भी असंभव है। तब प्लेटो ने द लॉज नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अंतर्गत कानून को सर्वोच्च शासक माना। इस प्रकार प्लेटो ने लॉज में राजनीति एवं शासन के क्षेत्र में दर्शन को व्यावहारिक रूप देने की चेष्टा की। इन ग्रंथों के तत्पश्चात हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत, प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस पे बात करेंगे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझने से पहले उस समय के समकालीन न्याय सिद्धांतों के बारे में प्लेटो ने उनकी समीक्षा की, उनके बारे में बताया। उससे पूर्व जो सिद्धांत प्रचलित थे उसमें नंबर 1 ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ जस्टिस अर्थात परंपरागत न्याय सिद्धांत। परंपरागत न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन सिफालस और उसके पुत्र पालीमार्कस द्वारा किया गया। सिफालस का ये मानना है सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। इसी प्रकार पालीमार्कस बताता है कि न्याय एक कला है, अर्थात मित्र के प्रति भलाई और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार किया जाना ही न्याय है। लेकिन प्लेटो ने इस सिद्धांत की निम्नलिखित रूप में समीक्षा की है। प्लेटो का सिफालस के मत की समीक्षा का प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि कुछ परिस्थितियों में सत्य बोलना अथवा ऋण लौटाना दोनों ही अन्याय हो सकते हैं, अतः इन दोनों कार्यों को हम सदैव ही न्याय नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए किसी नागरिक द्वारा अन्य राष्ट्र को अपने राष्ट्र के गुप्त रहस्य बताना सत्य भाषण की श्रेणी में तो आता है, किंतु इस प्रकार के सत्य भाषण को न्याय नहीं माना जा सकता। इस प्रकार प्लेटो ने पालीमार्कस के मत की भी समीक्षा की है। उसका यह मानना है
कि यह कथन सही नहीं है कि न्याय एक कला है, क्योंकि न्याय व कला के लक्षणों में अंतर होता है। कला को किसी के प्रति अच्छाई अथवा बुराई दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जा सकता है, जबकि न्याय को सदैव ही अच्छाई के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है। नंबर 2, न्याय का उग्रवादी सिद्धांत अर्थात रेडिकल व्यू ऑफ जस्टिस। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थैसीमेकस के द्वारा किया गया। थैसीमेकस ऑलवेज सेज जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, अर्थात शक्तिशाली का हित ही न्याय है। इसी के साथ थैसीमेकस ने कहा है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ होता है, लेकिन प्लेटो ने इसकी समीक्षा करते हुए कहा है कि न्याय केवल शक्तिशाली का हित ही नहीं हो सकता। उनका ये मानना है कि शासन एक कला है, किंतु वह कला के ऐसे लक्षण बताता है जिससे ये सिद्ध होता है कि न्याय का अर्थ शक्तिशाली का हित नहीं, अपितु शक्तिशाली द्वारा सार्वजनिक सामान्य हित की रक्षा है। प्लेटो के अनुसार किसी भी कला का उद्देश्य अपने से संबंधित वस्तु के दोषों का अंत करना है, न कि कलाकार की स्वार्थ सिद्धि करना। इस प्रकार प्लेटो ने थैसीमेकस द्वारा दी गई धारणा को अस्वीकार किया। थर्ड, प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ जस्टिस अर्थात न्याय का व्यावहारिक सिद्धांत। ग्लाउकन के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। वह मानता है कि न्याय मानव समाज की एक सहज एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, अपितु मानव शक्तिहीनता से उत्पन्न एक धारणा है। ग्लाउकन का मत है कि मानव स्वभाव से ही स्वार्थी प्राणी है और अपने हित की प्राप्ति के लिए अन्याय करना पसंद करता है। प्लेटो ने निम्नलिखित आधारों पर इस सिद्धांत की आलोचना की है। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा का गुण है, अतः न्याय का निवास स्थान मानव आत्मा में है, अतः न्याय मानव के लिए सहज व स्वाभाविक गुण है। अतः उपरोक्त तीनों सिद्धांत के आधार पर प्लेटो ने न्याय के 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, सामाजिक न्याय एवं व्यक्तिगत न्याय। सामाजिक न्याय के अंतर्गत प्लेटो का ये मानना है कि सभी प्रकार के राज्यों में सामाजिक न्याय पाया जाता है, किंतु इन विभिन्न राज्यों में सामाजिक न्याय की मात्रा विभिन्न हो सकती है। जिस राज्य में सामाजिक न्याय जितना अधिक पाया जाएगा, वह राज्य उतनी ही मात्रा में अधिक अच्छा राज्य होगा। इसी आधार को इन्होंने व्यक्तिगत न्याय पर्सनल जस्टिस के अंतर्गत बताया है कि उनका ये मानना है कि एक मानव में एपेटाइट, स्पिरिट और रीजन, इन तीनों का समन्वय होता है और इन तीनों के आधार पर ही वह अपनी मानव आत्मा को समझता है और इस स्थिति में आत्मा के तीनों तत्व अपना अपना कार्य करते हैं। इस आधार पर प्लेटो ने 3 सिद्धांतों का 2 सिद्धांतों के आधार पर अपनी बातों को बताया है। इसी के साथ प्लेटो ने अपनी कुछ विशेषताओं को उसके अंतर्गत बताया है कि एक न्याय सिद्धांत में एक न्याय करने के अंदर किन किन बातों का होना चाहिए, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने फर्स्ट फीचर में बताया है कि अपनी प्रकृति से न्याय का सिद्धांत नैतिक सिद्धांत है। फोस्टर का कहना है प्लेटो के लिए न्याय का अर्थ वह है जिसे हम नैतिकता कहते हैं, अर्थात वर्तमान काल में न्याय को एक कानूनी अवधारणा के रूप में स्वीकारा जाता है, किंतु प्लेटो ने न्याय को एक नैतिक अवधारणा के रूप में स्वीकारा है। नंबर 2, न्याय को आंतरिक एवं समन्वयकारी तत्व कहा गया है। इस संबंध में प्लेटो का ये मानना है कि न्याय को मानव आत्मा का आंतरिक तत्व मानते हैं, जो आत्मा के तीनों तत्वों में उचित समन्वय स्थापित करता है। अतः राज्य मानव आत्मा का ही बड़ा रूप है और यह भी न्याय का एक आंतरिक तत्व है जो राज्य के तीनों वर्गों के बीच समन्वय स्थापित करता है। नंबर 3, न्याय एवं आदर्श राज्य में घनिष्ठ संबंध। इस संबंध में वेपर ने कहा है कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा तथा उचित पोषण ही आदर्श राज्य के अपरिहार्य तथ्य है। अतः प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना के लिए न्याय परम आवश्यक है और उसके अंतर्गत इन तत्वों का होना आवश्यक है। नंबर 4, समष्टिवादी सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति के स्थान पर समाज के महत्व को स्थापित करता है, अतः इसे अपनी प्रकृति से समष्टिवादी सिद्धांत कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति साधन बन जाता है और राज्य साध्य।
नंबर 5, दार्शनिक शासक वर्ग का केंद्रीय स्थान। प्लेटो की न्याय व्यवस्था में ऐसे शासक वर्ग को आधारभूत महत्व दिया गया है जो अपनी प्रकृति से दार्शनिक हो। व्यवहार में राज्य में न्याय की स्थापना का काम इन्हीं दार्शनिक शासकों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्लेटो ने दार्शनिक शासक को सेंटर पॉइंट के रूप में अपने सिद्धांत में प्रतिपादित किया है। नंबर 6, न्याय सिद्धांत के सहायक व अनिवार्य साधन। इसके अंतर्गत प्लेटो ने शिक्षा और साम्यवाद को शामिल किया है। प्लेटो का मत है कि अन्याय का आधार अज्ञान होता है। अज्ञान एक मानसिक रोग है और इसका एकमात्र इलाज है उचित शिक्षा। अतः इसके अंतर्गत प्लेटो ने अपने शिक्षा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। नंबर 8, न्याय के 2 प्रकार जो हम पूर्व में ही बता चुके हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। अतः प्लेटो ने अपने इन विशेषताओं में इन दोनों को शामिल किया है। प्लेटो के द्वारा अपने न्याय सिद्धांत के प्रतिपादन को बड़े ही सहज और सुलभ शब्दों में बताया और उस समय की परिस्थितियों के आधार पर इनको बताने का प्रयास किया। लेकिन आलोचकों ने प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत की कुछ आधारों पर आलोचना की है। नंबर 1, यह मात्र नैतिक सिद्धांत है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का प्रमुख दोष यह है कि यह अपनी प्रकृति से मात्र एक नैतिक सिद्धांत है, जबकि आधुनिक युग में न्याय को मूलतः एक कानूनी धारणा के रूप में स्वीकार किया गया है। इस संबंध में बार्कर ने कहा है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत वास्तव में न्याय नहीं है, यह मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य तक सीमित करने वाली भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं। नंबर 2, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। यह न्याय सिद्धांत केवल कर्तव्यों पर ही बल देता है, उनके अधिकारों की पूर्ण उपेक्षा करता है। अतः न्याय सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अंत कर देता है। इस दृष्टि से इस सिद्धांत को आलोचकों ने स्वीकार नहीं किया। नंबर 3, प्रजातंत्र विरोधी अभिजात तंत्र समर्थक सिद्धांत। प्रजातंत्र में व्यक्ति की समानता को स्वीकारा जाता है, किंतु प्लेटो का न्याय सिद्धांत वर्गीय आधार पर व्यक्तियों के बीच असमानता की स्थापना करता है। प्रजातंत्र में व्यक्ति को अधिकार व स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्ति को साध्य व राज्य को साधन माना जाता है, किंतु यह सिद्धांत सबसे ठीक मान्यताओं में विश्वास नहीं रखता। अतः यह कहना उचित होगा कि न्याय सिद्धांत प्रजातंत्र का विरोधी है। नंबर 6, व्यक्तित्व का अपूर्ण विकास। व्यक्तित्व के विकास के लिए ये आवश्यक है कि समस्त योग्यताओं को विकसित करने का अवसर मिले, अर्थात व्यक्ति को अपनी आत्मा के तीनों गुणों का विकास करने का मौका मिलना चाहिए। किंतु प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक व्यक्ति को अपनी आत्मा के केवल प्रधान गुण को ही विकसित करने का मौका देता है, अन्य गुणों की उपेक्षा करता है। नंबर 5, मनोवैज्ञानिक अव्यावहारिक सिद्धांत। अतः प्लेटो के सिद्धांत को मूलतः मनोविज्ञान के प्रतिकूल माना गया है, इसलिए वास्तविक जगत में इसको अव्यावहारिक सिद्धांत माना जाता है। नंबर 6, विरोधाभासी सिद्धांत। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में आधारभूत विरोधाभास है। नंबर 1, प्लेटो ने अपने सिद्धांत में राज्य की पूर्ण एकता की स्थापना करता है, किंतु आलोचकों का मत है कि इस सिद्धांत में निहित दोषों के कारण यह राज्य की एकता को ही नष्ट करता है और इस सिद्धांत द्वारा स्थापित तीनों वर्गों के हित परस्पर विरोधी है। इस स्थिति में हितों की दृष्टि से एक राज्य में 3 राज्य अर्थात राज्य की एकता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। नंबर 7, दार्शनिक वर्ग सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। एक और तो प्लेटो ने इस सिद्धांत को स्वीकारा है कि प्रत्येक वर्ग केवल अपने ही संबंधित कार्य को करेगा, दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और दूसरी ओर यह भी मानता है कि दार्शनिक शासक वर्ग के द्वारा अन्य दोनों वर्गों का नियंत्रण किया जाएगा। इस प्रकार लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि सत्ता भ्रष्ट करती है, लेकिन पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। इस आधार पर इसको स्वीकार नहीं किया। लास्ट, आधुनिक युग के अनुरूप नहीं। अतः इस सिद्धांत की आलोचना का यह आधार भी कहा है कि आधुनिक युग में न्याय को एक कानूनी अवधारणा के रूप में स्वीकारा जाता है, किंतु प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में कानूनी पक्ष की पूर्णतः उपेक्षा की है। इस आधार पर किसी भी आधुनिक राज्य में या न्यायपालिका न्याय का कार्य करती है, किंतु प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में संप्रभुता एवं संविधानवाद का उल्लेख नहीं किया है।